ओके। हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग बेटा? सेफ एंड साउंड? वेरी नाइस। चलो सबसे पहले बताओ कल का पेपर कैसा रहा, खासकर जो आपका आइसोमेरिज्म आईयूपीएसी वाला जो था वो। कल का पेपर बताओ कैसा रहा? अच्छा रहा। ओके, वेरी नाइस। चलो कृष्णल, आप लोग इवनिंग बैच में हो। इवनिंग बैच वाले बच्चों का आज मैं इवनिंग में पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। इवनिंग बैच का आज इवनिंग में पेपर सॉल्व करेंगे, और मॉर्निंग बैच वाले जो है उन लोगों का हम कल और परसों में इवनिंग में पेपर सॉल्व कर लेंगे। मॉर्निंग बैच वाले बच्चों का कल और परसों 2 दिन में हम जेई और नीट के दोनों के पेपर सॉल्व कर लेंगे। आज इवनिंग में हम आपको इवनिंग बैच वाला जो 30 क्वेश्चन वाला था वो आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो वेरी नाइस। हाँ, आपका पिछला नीट वाला बाकी है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर लेंगे। नीट वाले सेशन में कर लेंगे इवनिंग बैच में, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है, मस्त थे सिद्धि, समृद्धि। समृद्धि दोनों पेपर दिए थे, वेरी नाइस बच्चा, वेरी गुड। आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने दोनों पेपर्स दिए थे? मॉर्निंग इवनिंग वाले दोनों पेपर्स कैसे दिए थे? खैर, जो लोग पहले आ चुके हैं वो अर्ली बर्ड्स ने ही दिए होंगे, है ना? तो जिन लोगों ने दोनों पेपर दिए थे वो ऐसे यस 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 करके मुझे मैसेज भेजना शुरू कर दो, मुझे पता चले कितने लोगों ने दोनों पेपर्स दिए थे। ओके, वेरी गुड। चलो, पार्थ निकम वेरी गुड। कौस्तुभ, कौस्तुभ ने कैसे दे दिया? यशराज, संकेत, देवेश, वैष्णवी, प्रणाली, ऋतुराज, अंकिता। अच्छा, निकम ने सारे दिए थे, जेई नीट और इवनिंग। अच्छा, भयंकर, ठीक है, वेरी नाइस। आई डिड ओनली वन पेपर सर। ठीक है, साईं प्रसाद दोनों दिए थे। स्टार्ट किया था पर कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऑब्वियस है ना, क्योंकि इवनिंग वाला ही आपको आएगा, आपको मॉर्निंग वाला आता ही नहीं है। आशा, वेरी गुड। या मतलब क्या नाम है आपका? प्रांजल। ओके, वेरी नाइस। मैंने भी तीनों दिए थे, गुड गुड यशराज। वैष्णव, जय नीट इवनिंग, ओ वेरी गुड वेरी गुड। चलो, मतलब आप लोगों को तो पेपर डे रहा, पूरा दिन आपका पेपर 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 डे। ओके, चलिए वेरी गुड। अब हम खुशी, वेरी नाइस। वैष्णवी इवनिंग का ये, ठीक है। चलिए, तो पहले थोड़ा 10-15 मिनट हम बात कर लेते हैं। कल जो एनडब्ल्यूटी का पेपर हुआ 2020, उसका थोड़ा एनालिसिस बता देता हूं आपको, तो आपको पता चले कि नीट का पेपर किस तरह से होता है, कैसा होता है, अब तक कैसा आया है, कल का पेपर कैसा था, ये सारी चीजें बता देता हूं मैं। प्लस जेई जो है, जेई वाला जो आपका पेपर था, यानी 12 पेपर्स लिए गए, उसके लिए थोड़ा कमेंट्स में बता देता हूं। पहले नीट से शुरू करते हैं। एनडब्ल्यूटी वाला जो पेपर था, इस पेपर में अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात करें, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर जो है मॉडरेट था। इस बार का पेपर काफी सालों बाद, आफ्टर करीब करीब 7 इयर्स, 7 सालों में सबसे इजीएस्ट पेपर था। वरना कभी भी केमिस्ट्री का पेपर जो है वो इजी नहीं होता। 2013-14 में पेपर था, 13-14 का एक पेपर था जो इजी बोला जा सके, ऐसा था।
केमिस्ट्री का, मगर वो भी आज यानी ये लास्ट टाइम कल जो लिया गया उससे तो वो टफ ही था। उससे पहले कभी भी केमिस्ट्री का पेपर इजी नहीं आया है, और ये 7 सालों में भी इजी नहीं आया है। तो अब जाके इस बार ये पेपर इजी आ गया, ठीक है। मगर अब पॉसिबल नहीं है कि केमिस्ट्री का पेपर इतना इजी आ जाए, इतना इजी, बहुत ही इजी पेपर था, है ना। और बायो का पेपर था वो टफ टू मॉडरेट, टफ टू मॉडरेट लेवल पे था। टफ भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, इस तरह का पेपर था। फिजिक्स का मॉडरेट था, केमिस्ट्री इजी था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉडरेट, इजी, मॉडरेट, और ये थोड़ा टफ, मगर इजी को अगर हम मान ले तो पूरे तीनों पेपर को मिला के ये इजी टू मॉडरेट रहा। टफ नहीं बोल सकते, इजी टू मॉडरेट रहा। तीनों सब्जेक्ट में थोड़े थोड़े क्वेश्चंस जो थे वो टफ थे। मैं सिर्फ केमिस्ट्री का एनालिसिस करूं तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 5 क्वेश्चंस जो थे वो टफ थे, और 2 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ही बैड थे, वेरी बैड। ये वेरी गुड क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चन वेरी गुड थे और 2 क्वेश्चन वेरी बैड थे, बहुत ही बकवास वाले क्वेश्चन थे, थर्ड क्लास क्वेश्चन, है ना। थर्ड क्लास मतलब सब्जेक्ट के लिए ये तो वर्स्ट का वर्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस थे, गंदे वाले। तो फिजिक्स और बायो के लिए तो और ज्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, या उसके लिए तो कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके लिए आपके जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज जो भी हैं बायो और फिजिक्स के लिए, वो आपको बता देंगे कि इसमें क्या कहानी थी, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के लिए। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने जो पेपर का एनालिसिस किया उसके लिए मैंने अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको डिस्कस करके बताता हूं। तो अगर मैं केमिस्ट्री के पेपर के अंदर सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस थे, और 45 ही होते हैं खैर, 45 क्वेश्चंस थे। उसमें से करीब 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 मैं बोल सकता हूं 10%, मतलब 5 क्वेश्चंस टफ थे, यानी वेरी गुड थे। टफ तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसा कोई भयंकर वाला, ऐसा कोई कंसेप्ट वाला नहीं था। टफ क्वेश्चंस थे, वेरी गुड क्वेश्चंस थे, और करीब करीब 90% पेपर जो था वो इजी था। ये बहुत गंदी बात होता है आपको, पेपर इजी बनना बहुत गंदी बात है। पेपर इजी नहीं बनना चाहिए, पेपर कभी भी इजी नहीं बनना चाहिए। पेपर इजी बन गया इसका मतलब क्या हुआ? और खैर, ये मैंने शायद आप लोगों को भी बोला था, इस बार का पेपर इजी आने वाला है, मैंने ये क्लियर भी बोला था आपको। इस बार का पेपर इजी होगा, नेक्स्ट टाइम का पेपर आपके जो सीनियर्स हैं उनका पेपर टफ होगा, और आपका पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का होगा। लिख लेना, मैं जो बोलता हूँ उसी तरह से होता है। मैंने आपको सीनियर्स को भी बोला था, जो अभी एग्जाम दिए उनको भी बोला था, और आपको भी बोल रहा हूँ, आपको भी मैंने बोला था ऑलरेडी, इस बार का पेपर इजी आने वाला है। और डेफिनेटली पेपर इजी बना, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, उसके हिसाब से मुझे लगा था पेपर इजी आएगा। और ऐसा सर्कमस्टेंसेस भी थे कि जिस वजह से इस बार इजी आना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही भयंकर पेपर आ गया था, ठीक है। हाँ, तो बताने ये रहा था कि इजी पेपर नहीं होना चाहिए। इजी पेपर होने से बहुत बड़ा घपला हो जाता है, कट ऑफ मार्क्स जो है बहुत ऊपर चले जाते हैं। अगर कट ऑफ मार्क ऊपर चला गया, इसका मतलब ये हो गया कि सब लोग एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं, सब लोग एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है जिसने, वो भी वही कैटेगरी में आ जाता है, और जिसने बहुत ही गंदा काम किया है, जिसने लास्ट 2 महीने में मेहनत करके आ गया है, वो भी उस रैंक में आ जाता है। जो बच्चा पूरे 2 साल तक तन तोड़ मेहनत की है, बहुत ही अच्छे से काम किया है, वो भी वही होता है, और जिसने सिर्फ 2 महीने काम करके आया है वो भी वही। तो ये तो अनजस्टिस है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे ने बहुत ही अच्छा काम किया है, पूरा एनसीईआरटी रीड किया है, तो उसको तो अच्छा रैंक मिलना ही चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 90% इजी जो क्वेश्चंस थे, इसमें से मान सकता हूं कि 5 क्वेश्चंस ये थे और 40 क्वेश्चंस इजी थे, और 2 क्वेश्चन जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, या फिर 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही गंदे वाले क्वेश्चन थे, गंदे वाले क्वेश्चन थे, वेरी बैड क्वेश्चन। वो क्या थे, पहले उसके लिए बात करते हैं कि ये वेरी बैड क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं इसको। क्योंकि इन लोगों ने इसमें पूरा जो पीरियडिक टेबल है उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा था। ऐसा पूछा था कि एक से जो 101 टू 118 तक के जो एलिमेंट्स हैं
उनके नाम आपको याद होने चाहिए, उनके नाम अगर याद है तब आप कर पाओ। अब वो तो कोई याद नहीं रखता, और वो तो रट्टा मारने वाला है, प्योरली रट्टा मारने वाला है। आपने रट्टा मारा है अगर कि वो 101 से 118 तक एलिमेंट्स के नाम याद रखे हैं आपने, ये सिबोर्जियम है, ये जो है ये रॉन्जियम है, ये अलग अलग सारे जो एलिमेंट्स है उसके नाम अगर आपने रट्टा मारे हैं, तब आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका कोई ये चैप्टर ऐसा नहीं कि पूरे प्रेडिक्टेबल रट्टा मार के आओ और उसके बेस पे आपको पूछ लेंगे कि 80 नंबर का एलिमेंट बताओ कौन सा है, एटॉमिक नंबर 80 कौन सा है। तो ऐसा कोई रट्टे मारने वाला क्वेश्चन, 111 नंबर का एलिमेंट कौन सा है, वो रट्टा मार के आप जाओ, ये कोई फायदा नहीं है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल नहीं है, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुई। ये तो बोर्ड वाले एग्जाम वाले भी ऐसा नहीं पूछते, या आपका MHCET या CET वाले लोग भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, ऐसा गंदा सा क्वेश्चन पूछा, तो वो तो काफी डिबेटेबल है, या फिर काफी उसके ऊपर उन लोगों पे खरी खोटी सुनेंगे उनको कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। एक और क्वेश्चन था एमिनो एसिड के बेस पे क्वेश्चन था, खैर वो तो बच्चे याद रख लेते हैं, मगर उसमें पूरा टेबल है, तो सारे जितने भी 21 एमिनो एसिड्स हैं, वो सारे एमिनो एसिड्स का आपको स्ट्रक्चर याद रखना, रट्टा मारना है। अगर आपको याद है तो आपको आंसर मिल जाएगा, वरना क्या, या फिर आपने सेक्शन याद रखे एसिडिक बेसिक न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, तो आपको आ जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन वाला था, जैसे बहुत ही दो गंदे क्वेश्चंस थे, जिसके लिए तो अगर आपने रटा हुआ है तो हो जाएगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन के बाद में ओवरऑल अब बात कर देता हूं, 5 क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। आउट ऑफ 180 145 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो प्योर प्योर एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन ऐसे थे जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड थे, यानी इसमें तो आपने एनसीईआरटी बराबर से रीड की है। एनसीईआरटी मतलब आपको जो सीबीएसई का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, वो अगर आपने बराबर से रीड की है तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे। आप सोचो सही, आउट ऑफ 180 145 क्वेश्चंस, मतलब इसमें आप अगर 45 अरे 35 क्वेश्चंस ऐड कर दो तो वो 80 हो जाएगा, 35 ऐड कर दिया तो मतलब सिर्फ 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 180, यानी तीनों सब्जेक्ट में मिला के 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सिलेबस के बाहर थे। मतलब हम 4 सेक्शन मान ले, 4 सेक्शन मान ले, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, 4 सेक्शन मान लो, तो इन चारों सेक्शन में आप 9 क्वेश्चन ऐसे दे सकते हो, 8 to 9 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में ऐसा दे सकते हो जो आपका क्या था, एनसीईआरटी के बाहर था, और वो होता ही है, और वो होता ही है। वो इसलिए होता है कि उन्हीं 8 और 9 क्वेश्चंस की वजह से आपका रैंक डिसाइड होता है, कितना भी आपका इजी पेपर हो। ये स्ट्रेटेजी उनको बना के रखनी पड़ती है कि 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे रफ डालने पड़ते हैं आउट ऑफ 45, जिसमें आपको परेशानी हो और उसी के बेस पे आपका रैंक जो है वो डिसाइड हो। तो हमेशा याद रखो, केमिस्ट्री जो है वो रैंक डिसाइडिंग होता है, बायोलॉजी जो है वो आपका मार्क डिसाइड नहीं होता है, नंबर डिसाइड करके देता है। बायो का पेपर आपको 550 600 को क्रॉस करने के लिए, 650 क्रॉस करने के लिए आपको बायो हेल्प करता है। मतलब आपके 650 मार्क आ रहे हैं, 650 मार्क आपके आ गए, मगर उस 650 मार्क वाले बच्चों में, मतलब 650 मार्क मतलब एक बच्चे का 650 थोड़ी ना होगा, 650 एक बच्चे का तो नहीं होगा, एक 650 वाला बच्चा तो नहीं होगा, कई सारे बच्चे 650 मार्क्स वाले होंगे, 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, आउट ऑफ 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया यार, 15 लाख में से ऐसे कई हजारों बच्चे होंगे जो 650 मार्क पे होंगे। अब उन 650 मार्क में कौन नंबर 1 नंबर 2 पे होगा, वो डिसाइड करेगा आपका केमिस्ट्री। वो आपका केमिस्ट्री डिसाइड करके देगा कि किसका जो है रैंक कहां पे आएगा। वो हमेशा डिसाइडिंग केमिस्ट्री ही होता है, इस बार भी केमिस्ट्री डिसाइडिंग है, वो चाहे जेडब्ल्यू हो या चाहे नीट हो, केमिस्ट्री हमेशा डिसाइडिंग होता है। 650 नंबर में पहले किसको एडमिशन मिलेगा वो केमिस्ट्री डिसाइड करेगा, 650 तक लेके जाने के लिए एनडब्ल्यूटी में बायो हेल्प करेगा, और जो जेई वाले बच्चे हैं उनको हेल्प करेगा फिजिक्स या मैथ्स। फिजिक्स या मैथ्स डिसाइड करेगा कि उसके कितने टोटल 300 में से नंबर आएंगे वो, और उस नंबर पे यानी 250 नंबर आ गए
तो उस 250 नंबर में कौन 1 2 3 4 वो केमिस्ट्री डिसाइड करे मोस्ट ऑफ द केस। अगर मान लो किसी के केमिस्ट्री में भी सेम नंबर है तो उसके फिजिक्स के नंबर देखे जाएंगे। पहले देखे जाएंगे बायो के नंबर या मैथ्स के नंबर, बाद में देखे जाएंगे उसमें केमिस्ट्री के नंबर या फिर जो दोनों में केमिस्ट्री के नंबर। तीसरा देखा जाएगा फिजिक्स के नंबर्स क्या है, जिसके ज्यादा होंगे उसको रैंक ज्यादा दिया जाए। उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद अगर उसमें भी टाई हो गया उसका केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ्स का सारे नंबर सेम है, यानी 300 में से या फिर 720 में से 650 है और उसके 250 है, तो सारे मार्क्स सेम है। मान लो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स या बायो सब में सेम मार्क्स है सेम। तो क्या देखा जाएगा, तो देखा जाएगा कि कौन से बच्चे ने कितने इनकरेक्ट ज्यादा किए हैं। सुनना बराबर से, इनकरेक्ट ज्यादा किए हैं, मतलब किसने गलत क्वेश्चंस, इनकरेक्ट ज्यादा क्वेश्चंस करके आए, उसकी वजह से डिसाइड होगा कि अब रैंक क्या हो। जिसने कम से कम इनकरेक्ट किए होंगे उसका रैंक आगे आ जाएगा उन 250 मार्क वालों बच्चों में, या फिर 650 मार्क वाले बच्चों में एनडब्ल्यूटी में और जेई में, राइट। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपके क्वेश्चंस इनकरेक्ट नहीं जाने चाहिए। आपके हाथ में वो चीज है कि आप इनकरेक्ट ना करो। आपके हाथ में एक चीज ये भी है, आपके हाथ में कितनी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आप बायो में बहुत अच्छा करके, फिजिक्स में बहुत अच्छा करके, मैथ्स में बहुत अच्छा करके या केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करके आपके 650 नंबर बता दो। मैं सिर्फ नीट के लिए बात कर रहा हूं, जेई के लिए भी सिमिलर बात है। नीट के लिए मान लो आपने 650 मार्क बना लिए, वो बनाने के लिए क्या चाहिए, आपका बायो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि 90 क्वेश्चन है उसके। आपका केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जिससे आपको क्या लेके जाए, वो इतना लिफ्ट करके लेके जाए, ऊपर तक लेके आ जाए। और आपका फिजिक्स जो है वो मॉडरेट होगा तो चलेगा, वो वीक तो नहीं होना चाहिए, वो मॉडरेट चलेगा, वीक नहीं, है ना। तो बायो बहुत जबरदस्त, केमिस्ट्री भी अच्छा और फिजिक्स जो है वो मॉडरेट। क्योंकि मान लो अगर सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड 145 क्वेश्चंस हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसके मार्क्स कितने हो गए, ये हो गए 100 क्वेश्चंस के 400 मार्क, और 45 इंटू 4 यानी 180 मार्क्स, वो यानी 580 मार्क्स का पेपर आपका इजी था। अगर इसे देखा जाए तो 580 मार्क्स बहुत इजी था, मगर मतलब 580 मार्क्स तो सबके आएंगे, सबके 580 मार्क्स तो आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के। अब इससे ऊपर जाना है, मतलब 650 मार्क चाहिए, 650 से ज्यादा चाहिए, तो आपका फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, केमिस्ट्री अच्छा होना चाहिए और बायो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बायो तो ज्यादातर बच्चों का अच्छा होता है बेटा, क्योंकि जिन लोगों ने बायो वाला ग्रुप लिया उनका बायो अच्छा है इसलिए तो वो बायो लिया है। अगर आपका केमिस्ट्री या फिजिक्स अच्छा है, दोनों में से कोई भी एक अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आपका रैंक ऊपर आ जाएगा। सुन लेना बराबर से, ये स्ट्रेटेजीज होती है, स्ट्रेटेजीज होती है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करोगे तो जीतोगे, वरना कितना भी आप लेबोरियस काम करोगे, गधा मजूरी करोगे, कुछ नहीं, है ना। बायो में आउट ऑफ मार्क्स लेके आए, मान लो बायो में मार्क्स में लेके आ गया 180, 90 क्वेश्चन है तो मैं 360 आउट ऑफ 360 लेके आ गया बायो में, 360 आउट ऑफ 360। मगर केमिस्ट्री में 50 मार्क्स, फिजिक्स में 50 मार्क्स, कुछ नहीं हो, 460 में आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगी। बायो भयंकर है आपका, बहुत ही भयंकर, आपके सारे क्वेश्चन सही हो गए, अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स मार्क्स नहीं आए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि तीनों को मार्क्स काउंट होते हैं। तो वापस से बोल रहा हूँ, बायो बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि केमिस्ट्री थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों है। फिजिक्स आपका मॉडरेट चलेगा, वो भी वीक नहीं होना चाहिए, मॉडरेट चलेगा, क्योंकि तीनों को मिला के आपका रैंक बनता है, नंबर टोटल मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री में अगर आपका, केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं कि 560 मार्क्स आ चुके हैं, केमिस्ट्री में अच्छा रैंक है, तो आपको उसमें कहीं अच्छी जगह पे मिल जाए, ठीक है ना, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में क्या होता है, हर एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं और एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीड कर लेना है। एनसीईआरटी का एक बुक सुनना, जो बच्चे आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दिया है, जिनका अच्छा पेपर गया है, उन लोगों ने पूरा एनसीईआरटी का बुक, पूरा एनसीईआरटी का बुक कम से कम 5 बार रीड किया है। एनसीईआरटी का पार्ट 1, पार्ट 2, 11 स्टैंडर्ड, पार्ट 1, पार्ट 2, 12 स्टैंडर्ड, ये चारों के चारों बुक 4 से 5 बार रीड की है, 4 से 5 बार लाइन बाय लाइन रीड की है। सुन लेना,
लाइन बाय लाइन रीड की है, क्योंकि वहां से लाइंस में से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हर एक बुक को 5 बार रीड करने से ज्यादा फायदा है, 10 बार रीड करने से ज्यादा फायदा है इससे कि आप 10 बुक ज्यादा रीड करो। 10 बुक रीड करने से कोई फायदा नहीं है, एक बुक को 4-5 बार रीड करो, ज्यादा प्रेफरेबल है। और वो तभी कर सकते हो जब आपने एनसीईआरटी आज से रीड करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं समझता, आज कुछ नहीं समझेगा, कल कुछ नहीं समझेगा, मगर जब वापस तीसरा दिन आएगा ना, तब आपको बुक समझनी शुरू हो जाएगी। सेम वे आपके बोर्ड्स की जो टेक्स्ट बुक है, उस बोर्ड की टेक्स्ट बुक को आपको कम से कम 2 बार रीड करना है, 11th की और 12th की बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक को 2 बार रीड करना है, एनसीईआरटी 4 से 5 बार रीड करनी है, सारी बुक्स सारे सब्जेक्ट्स की। देखो बेटा, अगर आप ऐसा करते हो तभी आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। आप चाहोगे इतने मार्क्स आए, आप चाहोगे मुझे 670 मार्क्स आ जाए तो वही आएंगे। आप एग्जाम से पहले डिसाइड कर सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आएंगे और उतने ही मार्क्स आएंगे। ये प्रूवन है, ये प्रूफ्ड है, ऐसा ही होता है। जो मेहनत करता है, मेहनत का मतलब क्या होता है, मेहनत कोई मजदूरी थोड़ी ना है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी ना ऐसे बड़े बड़े कोई वो ईंटें उठा के या फिर ऐसे ब्रिक्स उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे डालना है, पूरा सामान जो है वो आपका कबर्ड उठा के यहाँ पे रखना है, पूरा टेबल उठा के यहाँ पे रखना है, उसको मेहनत नहीं बोलते हैं। मेंटली मेहनत है। मेहनत यही होती है, चीजों को बार बार रीड करो, यही मेहनत है। तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक बार बार आपको रीड करना पड़ेगा, तब आप बहुत अच्छे से ये कर पाओगे, आपको समझने लगेगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। नेवर गिव अप। गिव अप कभी मत करो कि एक बार रीड हो गया यार, अब कंटाला आ रहा है यार, अब मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं। नहीं, वापस से रीड करो, तीसरी बार रीड करो, तो वो क्या हो जाएगा, अपने अंदर वो समझ आएगा पूरा बुक बहुत ही अच्छी तरह से। उसके एक बहुत ही अच्छे वाले एग्जाम्पल्स अभी मैं दे रहा हूँ, उसके नंबर्स में अभी दे रहा हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, तो वापस है केमिस्ट्री का 10% और 90% इजी वाला था। अगर मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का डिवीजन देखूं, तो यहां पे लिखता हूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पी, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बेस पे 40% क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, 30% ये था, 30% ये था, करीब करीब ये तीनों को मिला के 33% होता है। करीब करीब ये 33.33% होता है, तीनों का इक्वल वेटेज होता है। अगर 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, तो 15 इनऑर्गेनिक के, 15 ऑर्गेनिक के और 15 क्वेश्चन जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के होते हैं। करीब करीब 15 अप्रोक्सीमेटली 15 मगर इस बार इन दोनों में से एक एक दो क्वेश्चन उठा के कहां पे डाल दिए थे, यहाँ पे डाल दिए थे। तो इसके 16 17 18 क्वेश्चन थे, बाकी जो है वो 14 क्वेश्चन थे। इस तरह से इनका वेटेज ऑब्वियसली कम हो जाएगा, इसका जो थोड़ा बढ़ गया, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, एक एक क्वेश्चन का फर्क है, ये 17 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये 14 क्वेश्चन हो जाएंगे बस। ठीक है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मगर फिर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार थोड़ा अच्छा पूछा है। और छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं, खैर अभी तो आपने 11th में एंटर किया, तो आपको पता नहीं होगा कितने छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो सारे जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे वो बताते जाएंगे हम। मेटलर्जी वाला छोटा सा चैप्टर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ छोटा चैप्टर है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री छोटा चैप्टर है, राइट। ये आपका बायोमोलिक्यूल छोटा चैप्टर है, आपका पॉलीमर्स छोटा सा चैप्टर है। ये छोटे छोटे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में, एक एक क्वेश्चन आ जाता है। तो वो चैप्टर जिन लोगों ने किए थे उनका तो बहुत ही मजा आ गया था, उनकी चांदी चांदी हो गई थी, है ना, बढ़िया हो गया। ओके, क्या पूछ रहे, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 650 मार्क्स, 650 मार्क्स आउट ऑफ 720, 650 आउट ऑफ 720 आपको चाहिए ही चाहिए, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सीट में मिल जाएगा। डेडी के 18-19 लाख रुपए बच जाएंगे, है ना। अगर आपने फ्री सीट में एडमिशन ले लिया तो ऑटोमेटिकली आपने अपने पेरेंट्स को ही उसी दिन, जिस दिन आपके 650 है उससे ज्यादा मार्क्स आ गए, आपने उसी दिन आपके पेरेंट्स को 10, 12, 15, 20 लाख रुपए दे दिए आपने उसी दिन, क्योंकि उतना खर्चा ही नहीं होगा ना। अगर आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में जाओगे, आराम से 12, 15, 18, 20 लाख रुपए हो जाए, बहुत आराम से, पता ही नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, तो ये है आपका केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए। 11th और 12th में से 11th का जो है, 12th का करीब करीब
60% जितना था, 56% था, ऐसा मैं एग्जैक्ट नंबर दे दूं तो 56% था, और ये 44% जितना। 56% 12 से पूछा गया था, 44% 11 से पूछा गया था, क्योंकि 11 में मेनली फिजिकल केमिस्ट्री है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादातर क्वेश्चन यहां से हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर 12th स्टैंडर्ड में है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो कहां पे है, 12th से पूछे गए थे जितने भी क्वेश्चन थे वो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में हाफ हाफ बटी हुई है, 11th में आधा है, आधा 12th में है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो 8 क्वेश्चन इसमें से, तो 7-8 क्वेश्चन इसमें से, यानी उसके बेस पे 50-50 था। ओवरऑल 56% और 44%, अच्छा है। 12th का ज्यादा पूछा जाए वो अच्छा है, ठीक है ना। नहीं, एम्स का अलग से कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है, एम्स का जो है एनडब्ल्यूटी में आ जाता है, एम्स का जो है वो एनडब्ल्यूटी में ही आ जाता है। एनडब्ल्यूटी का एग्जाम दो, एम्स का आ गया उसके अंदर, इस बार से ये हो चुका है। डन, चलिए इसको मिटाते हैं। अब मैं आपको एनालिसिस बताता हूं, जेई का एनालिसिस बताता हूं, जेई 2020 का एनालिसिस। जेई 2020 में 12 पेपर्स, 12 पेपर लिए गए, जेई 2020 में 12 पेपर लिए गए अभी इस सितंबर में, और 9 पेपर्स थे जनवरी में। जनवरी में जो पेपर लिया गया वहां पे 9 पेपर्स थे, और सितंबर में जो लिया गया इसमें 6 अलग अलग डेज के अंदर 12 पेपर्स लिए गए। इसका मैं ओवरऑल, सितंबर का मैं ओवरऑल अभी यहाँ पे एनालिसिस बता रहा हूं। 12 के 12 ऑल दी 12 पेपर्स का एनालिसिस नहीं दे सकते अभी हम, हर एक पेपर का अलग अलग एनालिसिस है, मगर मैं ओवरऑल एनालिसिस आपको बता देता हूं कि ओवरऑल पेपर जो थे वो मॉडरेट थे। अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करूं तो सारे पेपर्स को मिला के मॉडरेट, 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 तीनों पेपर मॉडरेट थे, यानी तीनों सेक्शन में मॉडरेट थे, क्योंकि 12 पेपर में कई पेपर केमिस्ट्री में टफ हो जाते थे, कई पेपर फिजिक्स में टफ होते थे, कई मैथ्स में टफ होते थे, उसका ऐसा एनालिसिस नहीं हो सकता जितना हमने इजीली एनडब्ल्यूटी का आपको एनालिसिस करके बताया, क्योंकि एक ही पेपर था और एक ही पेपर का एनालिसिस करना बहुत इजी होता है 12 के कंपेरिजन। तो यहां पे ये आपका तीनों मॉडरेट थे, प्लस इसमें भी डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा केमिस्ट्री ही रहा है, क्योंकि जेई के पेपर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे जो हैं वो फिजिक्स और मैथ्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि लॉजिक बेस्ड होता है, केमिस्ट्री थोड़ा रटिफिकेशन होता है तो उसमें वो छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा ब्लंडर है। आपको केमिस्ट्री अच्छे से करना पड़ेगा, फिजिक्स और मैथ्स दोनों में से कोई एक आपका वीक होगा तो चलेगा, केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, वापस बोल रहा हूं, क्योंकि वही डिसाइडिंग फैक्टर है। क्योंकि दुनिया भर के 12 लाख बच्चे अगर मान लो जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो 12 के 12 लाख बच्चे का मैथ्स अच्छा ही होगा, जैसे वहां पे 15 लाख बच्चों का बायो अच्छा होगा, इस तरह से 12 लाख बच्चों में से मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स फिजिक्स बहुत ही अच्छा होगा। केमिस्ट्री जो है वही उनका वीक रह जाता है, तो केमिस्ट्री जिसने अच्छा कर लिया, इसमें भी जिसने केमिस्ट्री अच्छा कर लिया उसका ही रैंक बनने वाला है। ये आज नहीं, ये सालों से इसी तरह से चलता आ रहा है। केमिस्ट्री अच्छा करना पड़ेगा, दोनों में, नीट हो या जेई हो, और केमिस्ट्री हमेशा डिसाइडिंग रहा है, हमेशा, आज नहीं, जब से एग्जाम शुरू हुई है तब से ये डिसाइडिंग रहा है, सिर्फ इसमें नहीं, एडवांस में, एडवांस में भी ये डिसाइडिंग रहता है, राइट। 35-40 सालों से जेई ली जा रही है एडवांस, एडवांस की सारी एग्जाम जो है उसमें केमिस्ट्री डिसाइडिंग होता है, क्योंकि
सारे बच्चे फिजिक्स और मैथ्स पे फोकस करते हैं। हम बोल बोल के थक जाते हैं कि बेटा केमिस्ट्री अच्छे से करो, केमिस्ट्री नहीं करोगे तो आपका रैंक नहीं बनेगा, तो भी उनके दिमाग में नहीं आता। उनको मजा किसमें आता है? जिसमें डायरेक्ट लॉजिक है और उससे हो जाता है। नहीं, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा नहीं मारोगे, क्वेश्चंस को याद नहीं रखोगे, वैल्यूज याद नहीं रखोगे, एलिमेंट्स नहीं याद रखोगे, आईयूपीएस याद नहीं रखोगे, स्ट्रक्चर्स याद नहीं रखोगे, तो कभी नहीं होने वाला। इस बार के पेपर्स में भी हुआ था, आईयूपीएससी के बेस पे ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए, तो उसमें भी लोग फंस गए। तो केमिस्ट्री अति आवश्यक है। अगर आप कोई भी देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखो, ठीक है, केमिस्ट्री को आप कतई ही निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके। और हाँ, इसमें भी पेपर जितने क्वेश्चंस थे वो तो एनसीईआरटी बेस्ड ही थे, मगर एनसीईआरटी में इसमें 145 क्वेश्चंस होते हैं, मगर उसमें जो इसके लिए जो क्वेश्चंस थे 75 क्वेश्चंस होते हैं, तो 75 में से आप बोल सकते हो कि 50 जितने क्वेश्चंस जो हैं वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो एनसीईआरटी बेस्ड थे। 20-25 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं, हर एक में 5-5 क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं हर एक सेक्शन में, कि वो एनसीईआरटी के बाहर होंगे या फिर एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, प्योर एनसीईआरटी नहीं हो। हाँ, 6 दिन और हर एक मॉर्निंग सेशन, आफ्टरनून सेशन, तो इस तरह से ये 3-3 यानी 2-2 पेपर एक दिन में, तो 12 पेपर्स हो गए। और इसका मैं जो रिजल्ट आ चुका है उस रिजल्ट के बेस पे बता देता हूं आपको एक एनालिसिस। जो 100 परसेंटाइल वाले हैं, वो 100 परसेंटाइल वाले 24 स्टूडेंट्स हैं। 24 स्टूडेंट्स ऐसे हैं पूरे इंडिया में जो 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल लेके आए हैं। परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल होता है जिस दिन के पेपर में मॉर्निंग सेशन में जिसके हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट मार्क्स है आउट ऑफ 300, उसका बोला जाता है 100 परसेंटाइल। उसके बाद वाला जो होता है उसका बोला जाता है 99.999 परसेंटाइल। डेसिमल के बाद 7 नंबर्स आते हैं, डेसिमल के बाद 7 नंबर्स आते हैं, 99.993566 9966441, इस तरह का आता है। 7 फिगर्स आते हैं डेसिमल के बाद। अगर किसी का 99 परसेंट आएगा तो ऐसा आता है 99.99354441, इस तरह का होता है, यानी 7 डिजिट्स आते हैं डेसिमल के बाद, और ये चेंज होता रहता है जिसकी वजह से आपका रैंक जो है वो चेंज होता रहेगा। तो 99.99 भी नहीं, मैं तो 24 लोग ऐसे बोल रहा हूं जिनका 100 परसेंटाइल है। ये 100 परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल है। परसेंटाइल का मतलब इस दिन पे 300 में से जिसका हाईएस्ट मार्क्स है उसको 100 परसेंटाइल माना जाएगा, उसके रेफरेंस में देखा जाएगा बाकी सब लोगों को, उसको बोलते हैं परसेंटाइल। ठीक है, जैसे 24 लोग थे, उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो थे 8 स्टूडेंट जो है वो टीएल मतलब तेलंगाना से थे। 3 स्टूडेंट ऐसे थे जो थे आंध्र प्रदेश, शायद मेरी गलती है इसमें, शायद ये आंध्र प्रदेश से 8 लोग थे, और तेलंगाना से जो थे टीएल से वो थे 3 लोग। महाराष्ट्र से एक बच्चा था जो मुंबई का बच्चा है, एक कैथलिक बच्चा है। इस मुंबई वाले बच्चे को मैंने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया, क्यूबे सरनेम था इसका, क्यूबे, कैथलिक बच्चा, ठीक है ना। 11th स्टैंडर्ड में मेरे पास पढ़ता था ये। महाराष्ट्र का एक ही मात्र बच्चा 100 परसेंटाइल में है, मुंबई का। एक ही बच्चा जो है वो गुजरात का है, गुजरात का एक ही बच्चा है। 5 बच्चे दिल्ली से थे। राजस्थान के 3 बच्चे हैं, शायद 3 से 4 बच्चे हैं राजस्थान, 4 बच्चे राजस्थान के हैं। हरियाणा के 2 बच्चे हरियाणा से हैं। तो इस तरह से कुछ 24 बच्चे हैं। इसमें कौन सा कोई स्टेट रहेगा क्या? इसमें से 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24, हाँ ठीक। 8 आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, ये तेलंगाना मतलब ये हैदराबाद वाला एरिया, आंध्र प्रदेश मतलब विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम वाला एरिया। ये महाराष्ट्र में तो कोई ज्यादा लोग नहीं
अच्छे से दे पाए, अच्छा नहीं रैंक कर पाए क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जा भी नहीं पाए होंगे, वॉट कोई भी प्रॉब्लम होगा। मगर महाराष्ट्र का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा है इस बार का। गुजरात का तो खैर इतना अच्छा होता ही नहीं है, एक दो लोग आ जाते हैं तो काफी अच्छा है। दिल्ली का काफी अच्छा है, सिर्फ दिल्ली, छोटे से दिल्ली में से 5 लोग हैं, जो काफी काफी छोटा है ना यूनियन टेरिटरी में, वो कैपिटल है। कैपिटल का एरिया बहुत ही छोटा सा है, मगर फिर भी उसमें से 5 लोग होना बहुत अच्छा है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से भी अच्छा है। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से अभी रिजल्ट आना शुरू हो गया, इसके पीछे रीजन जो मैं बोल रहा था ना वो है, वो लोग चीजों को बहुत रीड करते हैं, वो लोग स्टूडियस होते हैं। ज्यादातर साउथ वाले बच्चे जो है वो स्टूडियस होते हैं, वो चीजों को पढ़ने से कतराते नहीं है, वो चीजों को याद रखने से, रट्टा मारने से कतराते नहीं है, याद भी रख लेते हैं, समझते भी हैं, लॉजिकली भी सोचते हैं और रट्टा भी मारते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। उनको दुनियादारी से कोई लेने देना ही नहीं, दुनिया कहाँ चल रही है, क्या कर रही है, कोई लेने देना नहीं, अपनी तरह से वो पढ़ते रहते हैं। इसलिए लास्ट ईयर और इस ईयर भी, इस साल भी, ये साउथ वाले बच्चे जो है वो नंबर ले गए, अच्छा रैंक लेके आए, बहुत ही अच्छा, है ना। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, जो रिजल्ट आ चुका है जेई का, उसके बेस पे, है ना। यस, अगर हमने सिखाया तो आपका 100% डाला सकते 11 स्टैंडर्ड। हाँ सर, हमारे कॉलेज के टॉपर कितने आए, उसका रिजल्ट यार अभी मेरे पास आया नहीं है, मैंने बोला है तो तिवारी सर अभी भेजेंगे, उनका मैसेज, मैंने मैसेज किया था उनको कि कितने बच्चों के क्या क्या नंबर्स आए हैं वो भेजो, बच्चे तो डायरेक्ट भेजेंगे नहीं। तो आ जाएगा, मैं आपको भेजूंगा, अभी भेजा नहीं उन्होंने, मैंने उनको कल मैसेज डाला था कि मुझे रिजल्ट भेजिए। हाँ, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट एम्स में गया है और एक स्टूडेंट है, इनको पता है कि एक स्टूडेंट है यहाँ से गया है, ठीक है, गॉट इट, इतना क्लियर है। तो चलो अब आगे बढ़े, हमारा चैप्टर जो इसको आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का इस वीक में हमें दी एंड करना है, इस वीक में हमें चैप्टर खत्म करना है, 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, हो ही जाएगा। कंसेप्ट बराबर से समझना बेटा, हम जिस तरह से, हाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूँ। देखो मैंने आपको बोला था कि मैं जितना लिखवा रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ, उसी में से आएगा, हमारे नोट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, और नहीं गया। जितने भी क्वेश्चंस थे, और उल्टा टफ क्वेश्चंस भी हमारे बुक से आए, हमारे मटेरियल से आए, जो मैंने लिखवाया उसी नोट्स में से आए, उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए डायरेक्ट ही, है ना। तो ये याद रखना कि जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपको चीजें दे रहे हैं उसमें ही आपको अच्छी तरह से नोट्स को रीड करना है, अच्छी तरह से पूरी बुक्स को रीड करना है, तो हो जाएगा। आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि सर हम कैसे बुक को रीड करें, आप तो 3-3 4-4 बार बुक को रीड करने का बोल रहे हो, इतना हम कैसे करें, कैसे हो सकता है, इसलिए तो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ। नोट्स रीड करो, आपकी टेक्स्ट बुक रीड करो, यानी बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक रीड करो और बाद में एनसीईआरटी रीड करो। पहले नोट्स करो, आपकी बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक रीड करो और बाद में एनसीईआरटी की बुक रीड करो। उसको रीड करने के लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पता है ना, वो 5 स्टेप वाली टेक्निक सिखाई थी मैंने, वो 5 स्टेप वाली टेक्निक यूज करोगे ना, फटाफट, चैप्टर नहीं किया है फिर भी हो जाए, तो फास्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप क्विकली रीड कर सकते हो, ये सारी टेक्निक्स होती है जो आपको बताते हैं, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए चैत्राली, ऐसे एनसीईआरटी रीड करने से याद नहीं रह जाता, स्टोरी बुक थोड़ी ना है, एक बार रीड करने से नहीं आएगा, मैंने बोला इस तरह से, एक बार रीड करने से नहीं होगा, आप बार बार रीड करोगे ना, 2-3-4 बार रीड करोगे तब जाके उसमें से जो मीनिंग है वो मीनिंग निकल के बाहर आएंगे। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले मेरी नोट्स रीड करो, जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसका नोट्स रीड करो, बाद में आपकी
महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक रीड करो उसी चैप्टर की, और बाद में जाके उसी चैप्टर का एनसीईआरटी रीड करो। एनसीईआरटी का लैंग्वेज इजी नहीं है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज इजी नहीं है, लैंग्वेज बहुत गूढ़ है। एक स्टेटमेंट लिखा होगा, स्टेटमेंट के क्या मीनिंग निकल के आ रहे हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। हाँ, नोट से नहीं, नोट से ही समझेगा आपको, नोट से ही, क्योंकि वो हम मीनिंग सिखाते हैं ना कि मीनिंग क्या है, वो लोग तो स्टेटमेंट लिखते हैं सिर्फ, है ना। जे 2022, हाँ सेम मार्क्स, 25-25 क्वेश्चन, 4-4 मार्क का क्वेश्चन, 100 मार्क का एक सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का 300 मार्क, वो तो फिक्स्ड है। मेंस में थोड़ी ना चेंज हो रहा है कुछ, मेंस में चेंज नहीं होता कभी, और जो होता है वो पहले से बता दिया जाता है कि क्या चेंज होने वाला है। जैसे इस बार चेंज हुआ ना, 25 क्वेश्चन वाला आ गया, पहले 30-30 क्वेश्चन थे, तो चेंज हो गया, तो उन लोगों ने बता दिया कि ये चेंज होता है। 2022 में वही रहेगा। एडवांस का पता नहीं होता, एडवांस का पेपर हर साल चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, वो 5 ट्रिक वाला मेरा वीडियो है ऑलरेडी, कैसे पढ़ा जाता है, मैंने क्लास में बताया था, शायद मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन बताया था, मुझे ऐसा याद है कि शायद मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन आपको बताया था, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने उस दिन बताया था कि आपको कैसे ये रीड करना है, तो तरीका मैंने बताया था। नहीं, ऐसा फिक्स नहीं होता, बोर्ड्स की तरह नहीं होता, इस चैप्टर में से इतना वेटेज, इस चैप्टर में इतना वेटेज है, परसेंटेज के हिसाब से वेटेज इतने सालों का आप निकालोगे तो आप बता सकते हो, तो वो वेटेज वाला मैं आपको भेज दूंगा, इतने सालों का जो एनालिसिस है वो, मगर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार वो वेटेज वही रहे। जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इस बार कुछ नहीं पूछा गया, कुछ नहीं आया। मोल कंसेप्ट के बेस पे क्वेश्चन कुछ नहीं आया, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं था, गैसियस स्टेट के बेस पे क्वेश्चन कुछ नहीं था, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था इक्विलिब्रियम के लिए, बहुत बड़ा चैप्टर, मगर इक्विलिब्रियम के एक ही चैप्टर क्वेश्चन पूछा गया था। तो लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा पूछे गए थे, 4-4 क्वेश्चन थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि इस चैप्टर ज्यादा पूछेंगे, इससे कम पूछेंगे, सारे चैप्टर्स इक्वली आपको करने होंगे। हाँ, मगर ये है कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स है उसमें से एक एक क्वेश्चन पूछना बहुत ही अच्छा माना जाता है। एनडब्ल्यूटी के बोल रहा हूँ, जेडब्ल्यू के लिए तो मैं कोई एनालिसिस नहीं दे सकता, क्योंकि पेपर्स ही 12-12 पेपर बन रहे हैं, 12 पेपर्स बन रहे हैं, 9 पेपर्स बन रहे हैं। अब क्या करोगे, 12-23 क्वेश्चन हुए, 23 पेपर हुए, 23 पेपर्स। अब हर एक पेपर में आपका 25 क्वेश्चन है, अगर आप 20 पेपर भी मान लो, 20 क्वेश्चन, 20 पेपर भी मान लो, 20 पेपर है, हर एक में 25 क्वेश्चन है, तो कितना हो गया, 500 क्वेश्चन हो गए, 25 into 2 यानी 50 into 0, मतलब 500 क्वेश्चन हो गया। अब यार 500 क्वेश्चन में तो पूरा एनसीईआरटी आ जाएगा, यानी जेई वालों के लिए तो कोई रास्ता नहीं है, जेई वाले को तो सारा पेपर, सारे चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से करने पड़े, उसमें और कुछ नहीं कर सकते। यानी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि जो ज्यादा वेटेज वाले वही क्वेश्चन करेंगे, आप भूल जाओ, ये 8th and 10th नहीं है ये। हाँ, बोर्ड्स के पेपर में मैं बता दूंगा आपको, बोर्ड्स के पेपर के लिए बता दूंगा इतने चैप्टर करना है बस, मतलब वैसे भी कम कर दिया ना, 30% सिलेबस तो वैसे भी कम कर दिया आपका इस साल के लिए, बोर्ड्स का जो है, क्या टेंशन है, 30% वैसे भी कम हो गया ना, बोर्ड्स के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेना भी नहीं है, उसके मार्क्स कहाँ काउंट होते हैं, कहीं काउंट नहीं होते, बीएससी में एडमिशन लेना है तो काउंट होंगे, है ना। अगर आपको सिर्फ बीएससी में जाना है या फिर उसमें जाना है तो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करो, बहुत ही बढ़िया से टेक्स्ट बुक रीड करो 4-5 बार, तो पूरे क्वेश्चन के आंसर लिख के आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो कहानी है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की है यार, और उसी में आपको कुछ करियर मिलेगा, करियर आपको बनाना है तो उसी में बने, तो उस पर ही फोकस करना चाहिए। 12 और 9 क्वेश्चन पेपर का समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, अरे जनवरी में 8, हाँ जनवरी में 4 दिन थे, 5 दिन थे, जनवरी में 5 दिन थे, एक दिन एक पेपर था, और 4 दिन दो दो पेपर थे, यानी 9 पेपर हुए, 9 पेपर्स, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट, ऑनलाइन पेपर होते हैं जेई के, जेडब्ल्यू के ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, एक दिन एक पेपर, बाकी के 4 दिन जो है वो दो दो पेपर, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट यानी मॉर्निंग आफ्टरनून शिफ्ट, टोटल 9 पेपर्स हो गए, 9 पेपर लिए जाएंगे। और इस बार का जो पेपर था सितंबर में जो लिया गया,
वो 1 to 6 सितंबर था, 6 दिन थे, 6 दिन मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन थे, यानी 12 पेपर थे, 12 पेपर। आपको इसमें से कोई एक ही पेपर देना है, आपको किसी एक दिन या मॉर्निंग या आफ्टरनून शिफ्ट में एक ही पेपर देना है। आपको 12 पेपर नहीं देने हैं, आपको 12 पेपर नहीं देने, आपको एक ही पेपर देना है, आपका जिस शिफ्ट में नंबर आएगा, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं कि उन 12 में से कौन सा पेपर आपके पास आएगा वो तो पता ही नहीं है, और उसमें कौन सा ऑर्गेनिक ज्यादा होगा, फिजिकल ज्यादा होगा, इनऑर्गेनिक ज्यादा होगा, क्या है वो तो हम बता ही नहीं सकते। अगर एक पेपर है, जैसे नीट का एक पेपर है, एक पेपर के लिए मैं कुछ प्रिडिक्शन कर सकता हूं, मैं कुछ प्रिडिक्शन कर सकता हूं कि इस पर ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, मगर 12 पेपर में तो कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा सिलेबस ही आ जाता है 12 पेपर में, तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा, है ना। तो हाँ, मगर एक फायदा है जेई का पेपर, अगर हमें लॉजिकली, अदरवाइज उसमें हमें कुछ लॉजिक से अच्छा पेपर करना है, तो उसके लिए एक रास्ता है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, थोड़े चैप्टर्स हो जाएंगे, 11th खत्म हो जाएगा, बाद में बताऊंगा, 12th में आ जाओ, बाद में बताऊंगा भाई, क्योंकि तब तक समझेगा ही नहीं आपको कुछ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे चैप्टर्स के नाम लूंगा तो आपको समझेगा ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं सर, है ना। तो अभी के लिए आप कोई टेंशन मत लो, अभी वेटेज क्या है, किस तरह से है, मैं आपको भेजूंगा, मगर वो कभी आपको फॉलो नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि उतने ही चैप्टर्स कर लो, जो जिसका वेटेज 10% ज्यादा है उसका कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता कभी, यानी भूल जाओ, 8, 10, 10th वाला भूल जाओ, ऐसा वेटेज वेटेज कुछ नहीं होता, पूरा करना होता है सिलेबस, और इतना करोगे ना, तभी आप जो है वो इंटेलिजेंट बनोगे, तभी आप बाकी लोगों के साथ compete कर पाओगे या शाइन आउट हो जाएंगे। साइंस वाला बच्चा क्यों हमेशा सक्सेसफुल रहता है, उसका रीजन यही है, उसे सारी चीजें बराबर से प्रिपेयर की होती है, उसके पास खूब सारी चीजें होती है करने के लिए, और सारी चीजें वो कर लेता है, इसलिए तो सक्सेसफुल होता है, उसको पता है कि मेहनत कैसे करी जाती है, 11th 12th में पता चल जाता है, इसलिए वो कॉलेज में जाने के बाद किसी किसी से नहीं रुकता। आपके आसपास के जितने भाई बंधु हैं, आपके कजिन हैं, जो भी हैं, जो लोग साइंस में गए होंगे, वो आपसे या फिर बाकी लोगों से ज्यादा ब्राइट होंगे, ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, क्यों, उनका पूरा देखने का तरीका ही चेंज हो जाता है, पूरा परसेप्शन चेंज हो जाता है, चीजों का समझने का तरीका चेंज हो जाता है। रट्टा मारा है फिर भी लॉजिकली रट्टा मारेंगे, ऐसा निमोनिक्स बना के रट्टा मारेंगे, हरी बात समझ में, और उससे भी लॉजिक होगा कुछ, ऐसा ही नहीं फालतू वाले नहीं होते। आप देखो ना जितने भी सेटअप है, फ्लिपकार्ट क्या है, आईआईटी वाला बच्चा है, साइंस वाला बच्चा है जैसे फ्लिपकार्ट बनाया, स्नैपडील क्या है, आईआईटी वाला बच्चा है जिससे बनाया, कोटा फैक्ट्री, यूट्यूब पे ये चैनल आती है, वायरल फीवर किसे बनाया, आईआईटी वाले लोग हैं, उन्होंने बनाया, है ना। अलग अलग जो सारे फील्ड, कोई भी फील्ड ले लो, साइंस वाला बच्चा ही होता है वो हमेशा, जो इन सारी जगहों पे दिमाग लगाता है और पैसे कमाता है, खूब पैसे कमाता है। ठीक है, चलिए, 12th में रखना पड़ता है नीट एज वेल एज आईआईटी देने वाले को, हाँ, नीट और आईआईटी अगर आपको दोनों देना है, तो आपको पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी दे सकते हो। सर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है पढ़ाई में, ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका टारगेट फिक्स नहीं है, आपका टारगेट फिक्स नहीं है दोस्तों। अब एक एम बना लो, जब तक एम नहीं बनेगा तब तक आपका उस चीज को, टारगेट को अचीव करने का मन नहीं करेगा। आपका एक ये तो बनाओ, आपके जो आपका रूम जो है या फिर आपका जो स्टडी टेबल है, उसके सामने एक पेज लगा के रखो हमेशा, जो अलग से लगा हुआ हो, ऊपर या फिर छत पे कहीं भी लगा दो, उसमें आप आपका टारगेट लिख लो कि आपको करना क्या है, आपको कौन से एनडब्ल्यूटी वाले, यानी नीट में हो तो नीट का, जे हो तो जेई में, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज का आप उस पर फोटो चिपका के रखो, मुझे आईआईटी मुंबई जाना है, मुझे एम्स दिल्ली जाना है, मुझे बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद जाना है, और टारगेट तो लिखो, अपना टारगेट तो बनाओ, है ना। ये टेक्निक है, विजन बोर्ड टेक्निक है, इसको बोलते हैं विजन बोर्ड टेक्निक, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, खूब लोग यूज करते हैं। सीक्रेट करके एक बुक आई थी, वो सीक्रेट बुक में ये दिखाया था, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वही तो है। आप उस चीज को देखोगे नहीं, टारगेट नहीं बनाओगे, तब पहुंचोगे कैसे,
अच्छा, आपको घर से निकलना है, आपको आपकी मम्मा ने एक काम दिया, आपको बोला कि बेटा एक काम कर, तो वहां पे जाके 1 किलो श्रीखंड लेके आ, 1 किलो श्रीखंड लाना है, 1 किलो आइसक्रीम लाना है। तो तुम्हारे पास टारगेट है ना कि मुझे इस दुकान पे जाना है, वहां जाके मुझे 1 किलो आइसक्रीम लेके आना है। मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे वहां पे जाके 1 किलो आइसक्रीम लेके आना है, 2 किलो आइसक्रीम लेके आना है। तो टारगेट है ना आपके दिमाग में। तब आप निकलोगे, वहां तक पहुंच जाओगे, आइसक्रीम लेके वापस आओगे, आपको कभी ऐसा फील नहीं, अरे यार मजा नहीं आ रहा है मुझे, मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं स्ट्रेट जाऊं। अरे पता ही आपको कि स्ट्रेट जाओगे तभी तो दुकान आएगी, लेफ्ट या राइट जाओगे तो आपके पास दुकान आएगी नहीं। वो टारगेट है आपके पास, ममा ने काम दिया है आपको, तो आपको जाके करना ही है। डैडी ने काम दिया तो जाके करना ही। सेम वे, जैसे वो लोग आपको ये अलग अलग चीजें जो है करने के लिए कर रहे हैं, हम आपको टारगेट दे रहे हैं, हम आपको टारगेट दे रहे हैं कि आप इस टारगेट तक पहुंचो। आपका टारगेट है अभी जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में आप बेस्ट करो, अपना बेस्ट दो। हमने जो नोट्स लिखा है उस नोट्स को बार बार रीड करो, बार बार रीड करो, उसका क्या मीनिंग है वो समझने की कोशिश करो। टेक्स्ट बुक रीड करो, बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक रीड करो, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी थर्ड स्टेप में आता है, पहले नोट्स रीड करते हैं, बाद में बोर्ड्स का, और बाद में टेक्स्ट बुक। फिर से बार बार बोल रहा हूं, पहले नोट्स, बाद में आपके बुक टेक्स्ट बुक, और बाद में आपको करना है एनसीईआरटी। जब आपको टेक्स्ट बुक रीड करनी होगी तब मैं बोलूंगा आपको कि बेटा अब इस चैप्टर का टेक्स्ट बुक रीड करो, बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक रीड करो। बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद इसी चैप्टर का आप ये एनसीईआरटी रीड करो। जैसे कि अभी हमारा केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर खत्म हो रहा है, आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर खत्म हो गया। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने नोट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नोट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक और एटॉमिक स्ट्रक्चर का एनसीईआरटी रीड कर लिया हो? कितने लोगों ने इन तीनों चीजों को रीड किया है? ऑनेस्टली बताओ मुझे। तीनों चैप्टर, एक ही चैप्टर के तीनों चीजें किसने रीड कर ली है? पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर। कितने लोग हैं बताओ? हाँ चलो, पार्थ निगम ऑनेस्टली बोल रहा है कि एनसीईआरटी की नहीं किया है। हाँ एनसीईआरटी हुआ है, बोर्ड्स नहीं किया है, एनसीईआरटी किया, मैंने किया है सर, वैष्णवी, तीनों तीनों चीजें करी है, वेरी गुड। एनसीईआरटी हुआ है, नहीं सिर्फ नोट्स की है कल्पेश, एनसीईआरटी नोट्स ओनली। बस यही गलती करते हो ना। नोट्स आपको क्रिस्प देगा, आपको बताएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको बोर्ड्स का टेक्स्ट बुक जो है वो बताएगा कि उसको कैसे फ्लो में पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है। एनसीईआरटी आपको बताएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इस सीक्वेंस को कभी मत छोड़ो यार। हाँ नोट ज्यादा कर रहे हो तो अच्छा है, नोट ज्यादा कर रहे हो तो अच्छा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। नोट्स आपका, हमने हमने जितनी रेफरेंस बुक देखी होती है उसमें से हम आपको बताते हैं। सिर्फ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट या सिर्फ बोर्ड्स के वर्ड टू वर्ड या लाइन बाय लाइन नहीं होता। हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो हमने पढ़ी हुई, हमारे पास जो बुक्स होती है उन सारी बुक्स का ये क्रिस्प होता है। सारी बुक्स का हम मिला जुला आपको बना के देते हैं। आपको देखना है मेरी बुक्स, ये सारी मेरी बुक्स हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री की, दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स हैं। ये एडवांस लेवल के, यानी एनसीईआरटी से भी भयंकर, यानी 12th स्टैंडर्ड के बाद भी जो सीएसआई नेट होती है उसकी बुक्स है। 13-14 बुक्स है मेरे पास। ये पढ़ लो, ये तो आपका पीएचडी करवा देगा, ये पीएचडी के टाइम की बुक्स है मेरी, है ना। उसी बुक्स को मैंने, इन सारी बुक्स का रेफर करके आपको एक क्रिस्प पे फॉर्म में आपको दे रहा हूं। ये मेरे पास मेरे विजन बोर्ड्स है, मेरे पास मेरी चीजें हैं, मैंने बना के रखी है, मेरे पास है ये सारी चीजें। इन सारी बुक्स को रीड करने के बाद उसमें से हम आपको बना के दिखाते हैं, इसमें से हम आपके नोट्स बनाते हैं। उसमें से हम आपको बताते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की 3-4 बुक्स हैं, ये तो यहीं पे पड़ी, ये तो मेरी रोज, हर रोज मैं इसमें से कुछ ना कुछ चीजें देखता हूं, वो है ना। प्लस मेरे पास बाहर एक और कवर्ड है, उस कवर्ड में हर एक सब्जेक्ट का, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसका अलग अलग बुक्स है, एडवांस लेवल।
एडवांस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये सारी चीजें। अच्छा, इतना ही कम है। मेरे पास है करीब करीब 167 बुक्स हैं टोटल मिला के, मेरे पास 167 बुक्स है सारी मिला के। तो उसमें से जो भी मुझे बेस्ट बुक लग रही है, उन सारी बुक से मैं क्रिस्प निकाल के आपको देता हूँ। और कौन से लेवल तक? जेई के लेवल तक। इतना भी नहीं, इतना भयंकर लेवल भी नहीं लेके जा रहा हूँ। अगर इतना लेवल लेके जाऊंगा ना मैं सीएसआईआर तक का, तो सीएसआईआर तक का यानी रिसर्च लेवल तक लेके जाऊंगा तो डूब जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कहानी चल रही है ना। कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट इसमें होते हैं। प्लस प्लस मेरे पास मेरा जो टैबलेट है या फिर मेरे पास जो आईपैड है, उस आईपैड में मेरे पास और 50 बुक है। ये सारी बुक्स जो है वो मैंने डाउनलोड करके रखी। ये सारी ई बुक्स है, ये सारी ई बुक्स है। इन ई बुक्स से भी मैं रिफर करता हूं। ये सारी बुक्स, ये सारी बुक्स जो है वो, और करीब करीब एक एक बुक आप उठाओगे ना, एक एक बुक आप उठाओगे तो उसके भी आपके पास कितने कितने पेजेस है दिखाता हूं मैं। केरुथर्स की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसके 507 पेजेस हैं। ये 507 पेजेस हैं इसके। तो ऐसे ही मेरे पास और 50 बुक है। तो आप नोट्स जो लिखते हो, वो नोट्स सिर्फ एनसीईआरटी या सिर्फ आपकी बोर्ड्स का नहीं होता, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम नोट्स देते हैं। मतलब नोट से आपको 100% चीजें समझ में आएगी। आप जब बुक रीड करोगे, आपका बोर्ड्स का बुक रीड करोगे, तब आपको यह समझ में आएगा कि इसकी लैंग्वेज क्या है, कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और जब आप एनसीईआरटी बोलोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, तब आपको लगेगा कि जो हमने पढ़ाई की है उसको अप्लाई कैसे करा जाता है, अप्लाई कैसे करते हैं, एप्लीकेशन पार्ट है एनसीईआरटी जो। समझ में आया? ये क्लियर है? हाँ, खतरनाक बेटा, भयंकर। यस, देयरफॉर एसएसटीज आर बेस्ट। ऐसा नहीं होता, बुक्स ही आपको चैंपियन बना सकती है, बुक्स ही आपको चैंपियन बना सकती है, और कुछ नहीं। एक ही बुक को बार बार रीड करो। कई बुक्स तो ऐसी हो जाती है मेरे पास, जैसे एक बुक मेरे पास, मैंने अभी देखा है आपको, उसका तो पेज ही टूट गया है, सारे पन्ने फट गए। मैंने इसको वापस से बाइंड करा है, वापस बाइंड करा के मैंने रखा है, बुक बाइंड करा के रखता हूं मैं। जैसे कि ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है ना, रंजित शाही की बुक है ये। तो ये पूरी बुक जो है वो मैंने वापस बाइंड कराई, क्योंकि इतनी बार ये मैंने देख लिया था इससे क्वेश्चंस, यानी इसमें से मैंने थियरी वगैरह रीड किया था, तो ये पूरा टूटने फटने लगा था, तो मैंने इसको सॉलिड बाइंड करा लिया, वरना तो सारे पेजेस अलग हो जाते इसके ना। तो वापस ये नई जैसी बुक हो गई मेरी। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक है। ये बुक तो पूरी ऐसी हो गई है, इसके ऊपर में मैंने ये पूरा लगा दिया है। ये भी कितनी बार रीड की होगी मैंने। और ये कब से है मेरे पास? ये है मेरे पास, ये एडिशन है अप्रैल 2007 में, फर्स्ट एडिशन आई थी इसकी। ये अप्रैल 2007 की एडिशन मेरे पास है, अप्रैल 2007 की एडिशन है। मतलब पिछले 12-15 सालों में, 12-13 सालों में ये चेंज ही नहीं हुई है। एनसीईआरटी तो कभी चेंज ही नहीं हुआ अब तक, ये पूरी पीली हो गई है पूरी बुक, है ना। तो इस तरह से आप बार बार चीजों को रीड करोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक बनाई है बेटा ये, एनसीईआरटी की बुक जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसे तैसे नहीं बना दी उन्होंने, काफी रिसर्च करके, काफी मेहनत करके बुक बनाई। इसलिए तो सोचो ना कि इतने 12-15 सालों में वो चेंज ही नहीं हुआ सिलेबस, कुछ चेंज नहीं हुआ, वैसे ही रहा है। ठीक है ना। ठीक है। हाँ, वेरी गुड कौस्तुभ, सही है। श्रीमद् भगवत गीता में मोह माया छोड़ने का बोला है, तो वो यही है। यानी 2 साल मोह माया छोड़ दो, 11th-12th के दौरान आपको संन्यास ले लेना है, आपको साधु बन जाना है। कुछ नहीं, दुनिया जो भी करे तेल लेने जाए। पेंडेमिक होता तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम हमारा पढ़ते रहेंगे, घर पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, खाना पीना बस खत्म, फोकस सिर्फ पढ़ाई पे। इसलिए तो मैंने बोला ना कि ये तमिलनाडु तेलंगाना वाले बच्चे क्यों ज्यादा अच्छा कर रहे हैं,
क्योंकि वो लोगों का सिस्टम ही ऐसा होता है, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत स्टूडियस होते हैं। दिल्ली वाले बच्चे क्यों कर रहे हैं? वो स्टूडियस भी है और स्मार्ट भी है। दिल्ली वाले बच्चे दोनों तरह से होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और स्मार्टनेस भी यूज करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं जो स्मार्ट भी होते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, है ना? ओ थैंक यू गीता, थैंक यू। क्लियर? ये समझा बच्चा बराबर से? साधु बाबा जी सही है। नहीं, एनसीईआरटी का पेपर नहीं होता, पेपर आपके बोर्ड्स का ही होता है। पेपर आपके बोर्ड्स के आपको लिखना होता है, एनसीईआरटी के पेपर नहीं लिखने होते, और उससे कोई फायदा भी नहीं। ठीक है? सो ओवरऑल नोट्स पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो बोर्ड्स का, और बाद में एनसीईआरटी पढ़ो, बस। अच्छा, लेक्चर खत्म ही ना हो, ऐसे ही पढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच। राइट। हाँ, नॉलेज यार इकट्ठा किया है, नॉलेज की भूख है, इसलिए करते हैं। टारगेट वही है ना, टारगेट। मेरा टारगेट है कि मेरे बच्चों को बेस्ट दूं, मेरे स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊं, और वो अच्छे से अच्छा रैंक लेके आए। बस वही मेरा टारगेट होता है, इसलिए मैं उसी टारगेट पे दौड़ते रहता हूँ। अब आपका टारगेट बनाओ, आपका एम बनाओ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है, बस एम बना लो। कभी आपको बोरियत नहीं होगी, कभी आप टेंशन नहीं लोगे, कभी आपको ऐसे लगे आप फालतू काम में कुछ नहीं करना है। जैसे ही बोर होना शुरू हो जाओ, आपका टारगेट देख लो। हाँ, मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मुझे इस जगह पे पहुंचना है। कलर फोटोग्राफ लगा दो किसी भी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज का, यहाँ जाना है। राइट। चलिए। यस, सही है अजिंक्य। नीट का पेपर इस बार ऑफलाइन हुआ था, अदरवाइज ऑनलाइन ही होने वाला है। अदरवाइज वो ऑनलाइन ही होने वाला है। ओके। यस जोशी, नॉलेज इज इक्वल टू सी। अब होता है, आपने सी लिखा तो मुझे एक चीज याद आई। मैंने एक इंस्टीट्यूट चलाता था, मैंने खुद का इंस्टीट्यूट चलाया है। उस इंस्टीट्यूट का नाम था सम्राट एजुकेशन एकेडमी, SEA। अहमदाबाद में जब मैं था, तब मैं इंस्टीट्यूट चलाता था, SEA, सम्राट एजुकेशनल एकेडमी। और मेरा पंच लाइन था, एन ओशन ऑफ नॉलेज। ये हमारा पंच लाइन था। मेरा जो इंस्टीट्यूट था उसका जो मैंने, मेरा विजिटिंग कार्ड वगैरह था, उस पर ये पंच लाइन था, सी, एन ओशन ऑफ नॉलेज, एन ओशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये सी लिखा तो मुझे याद आ गया, यश जोशी ने लिखा ना सी, मुझे याद आया। ओके। उसके बाद में आकाश इंस्टीट्यूट में आ गया, क्योंकि हमारे साथ जितने भी पढ़ाने वाले लोग थे, उन लोगों ने अलग अलग कोचिंग ज्वाइन कर ली, तब कोचिंग धीरे धीरे बढ़ रही थी, आगे मार्केट बढ़ रहा था उसका, तो सब लोगों ने कोचिंग ज्वाइन किया, तो मैंने भी आकाश जो है ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने मुंबई टेस IIT ज्वाइन किया, तब ये जर्नी शुरू हो गई। राइट। ओके। तो हम सब लोग ऐसे ही हैं। मैं, उपाध्याय सर तो खुद का ही कोचिंग चला रहे हैं, उपाध्याय सर हैं, चेतन सर हैं, वो भी अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला के आए हैं, उन्होंने अपना खुद का इंस्टीट्यूट चलाया है। तो हम सब लोग ऐसे ही हैं जो अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला के आए हैं, जो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, वो सीनियर फैकल्टी सारे, है ना? चलिए, तो क्या पूछ रहे हो कौस्तुभ सर? हमारा नॉलेज अगर मिल्की वे इतना बड़ा है, तो आपका नॉलेज जो है वो मल्टीवर्स जितना। हाँ, इतना तो यार, इतना नॉलेज तो भयंकर है सर। फिर आप उपाध्याय में कैसे आए? हाँ, उपाध्याय सर की वजह से आया मैं, उपाध्याय, उपाध्याय एजुकेशन में मैं उपाध्याय सर की वजह से आया।
मैं उपाध्याय सर को मिलने के लिए आया था यहाँ पे नासिक। नासिक में त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए आया था, तो मैंने उपाध्याय सर का नाम सुना था एक मित्र से कि ऐसा एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। तो मैं तब मुंबई में काम कर रहा था, तो मुंबई से मैं यहाँ पे आया, मैं उपाध्याय सर को मिला। उनका जो डाउन टू अर्थ और जो नोबल उनका एकदम जो थॉट था, जो उन्होंने कॉलेज जो बनाई है, यानी हमारा जो कॉलेज है, उन्होंने वो गुरुकुल जैसा बनाया है। मुझे उसका एटमोसफियर बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि मोबाइल वगैरह यूज नहीं कर सकते, ये आप रेगुलर लेक्चर्स होते हैं, उसका एक शेड्यूल बनाया जाता है। उसको उस चीज को देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ और मुझे लगा कि नहीं, इनका जो विजन है उस विजन के साथ काम करने में मजा आया, बहुत ही अच्छा। उस विजन की वजह से उनके वो जो नोबेल उनका जो थॉट था, उस नोबेल थॉट की वजह से मैं उनके साथ जुड़ गया। मुझे लगा कि नहीं, आज मैं चेतन सर को मिला, तब वहां पे नीरज सर थे, उन सबको मिला मैं, तिवारी जी मिले, उन सबको मिला, राहुल सर थे उनको मिला। तो मुझे लगा कि नहीं, ये लोग बहुत ही सही काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके साथ जुड़ना बेहतर, अच्छा है। यानी मुंबई की भागदौड़ वाली लाइफ से मैं परेशान हो गया था, यानी हर रोज जाओ भागो। मुझे लगा कि यार इससे अच्छा तो मैं उपाध्याय सर के साथ काम करूँ, यहाँ से चिल, बहुत ही सही है, बच्चे भी अच्छे हैं। मुंबई से यहाँ पे जो मुझे क्राउड मिला, बच्चों का जो प्यार मिला या फिर बच्चों का जो रिस्पेक्ट मिला, बहुत ही अच्छा था। देखो एक चीज बहुत ही सही होती है कि आप एक माइंडसेट बना के चल रहे हो, आपका एक टारगेट है कि हमें अच्छा प्रोवाइड करना है, मगर सामने से जो लेने वाला बच्चा है वो भी अगर ऐसा है, अच्छा है, जो हमेशा आपसे कनेक्टेड रहता है, आपको पूछता रहता है कि सर मुझे और चाहिए, और नॉलेज चाहिए, आप मुझे हमें और बताओ, और चीजें बताओ, और वो रिस्पेक्ट करता है कि हाँ सर आप बता रहे हो उस चीज को हमें बहुत ही ये इम्प्लीमेंट हुआ, तो ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। तो मैं यहाँ पे आके पढ़ाया मैंने, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बच्चे इतने नोबल हैं, यहाँ पे इतने अच्छे बच्चे हैं, सही में। आप लोग की तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके सीनियर्स की तारीफ कर रहा हूँ, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं ना, उन लोगों की तारीफ कर रहा हूँ। और वो काफी अच्छे लगे मुझे, यानी अच्छे से उन्होंने मेरे साथ काम किया, तो मुझे बहुत मजा आया। मजा आने की वजह से मैंने यहीं पे वापस डिसाइड किया कि यहीं रह जाते हैं, यहीं पे अच्छा काम करते हैं, यहाँ पे कुछ हमने किया हुआ काम जो है उसका रिजल्ट आएगा, है ना। हाँ, कॉलेज में और पंडित कॉलेज दोनों जगह पे लेता हूँ मैं। हाँ बहुत अच्छा है यार, कॉलेज का तो बहुत बढ़िया कैंपस है यार, है ना। चलिए, तो अब तो मुझे लग रहा है कि हमने एनालिसिस ही किया और बातें भी की हमने। ऐसे हमारा टाइम तो हो रहा है, 5 मिनट बचे ही अभी। But nowadays, people don't respect to do engineering post. सर वो जो मैंने पिक भेजा है उनका प्लीज एक्सप्लेन कर दो ना, क्या कौन सा पिक भेजा है सर आपके। प्रॉपर कहाँ के बताओ। मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, इलाहाबाद से, मगर मैं पला बड़ा हूँ गुजरात में ही। आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, बट आई बॉर्न इन ओडिशा, बॉट अप इन गुजरात। उड़ीसा मेरे नाना वगैरह थे, मैंने बताया था शायद आपको ये इससे पहले। मेरे नाना जो थे वो गुजराती ही है, वो उड़ीसा में रहते थे, तो मेरा जन्म वहां पे हुआ है। मेरा पूरा स्टडी वगैरह जो है वो गुजरात में हुआ है, पीएचडी तक गुजरात में किया है। मेरे परदादा, दादा के दादा, वो सब लोग यूपी से आए थे। हम द्विवेदी है, द्विवेदी सर जनरली यूपी का होता है, द्विवेदी है। तो और दिखता मैं थोड़ा मूछे वगैरह रखता हूँ साउथ इंडियन, मैंने बोला था आपको एक बार कि मैं पूरा इंडियन हूँ, ओरिजिन वहां से है, गुजरात में पला बड़ा, यहाँ पे उड़ीसा में जन्म हुआ, और लगता साउथ इंडियन जैसा हूँ। ये जो है, पहले तो थोड़ा ज्यादा ही लगता था मैं, अभी कम हो गया हूँ थोड़ा। आई एम कम्प्लीटली इंडियन। बताया तो सही मैंने अभी, अजिंक्य बताया तो सही मैंने, प्रॉपर अभी बोल सकते हो गुजरात से हूँ मैं। आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहूंगा। एस्ट्रोलॉजी कहाँ आता है भाई मुझे, बस तो मुझे एस्ट्रोलॉजी कहाँ आती है।
हाँ, रहता महाराष्ट्र में, सही है। ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, साउथ की। सर अभी भेजा है, प्लीज देखो। अभी भेजा है मुझे टेलीग्राम पे या फिर किस पे भेजा है? अरे इसका आंसर बता दिया है मैंने। देख, 11 सितंबर को मैंने आंसर बता दिया तुझे ये। तूने मुझे 10 सितंबर को भेजा था, 9-10 सितंबर को। मैंने 11 सितंबर को आंसर भेज दिया तुझे, देख ले। नंबरिंग करेक्ट है अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी के हिसाब से नंबरिंग करेक्ट है। क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, 1 2 1 2 दे दिया, सही है। इसका ट्रांस बना लो। 1 1 वाले सामने सामने है तो ट्रांस खत्म हो गई कहानी। क्या है इसमें तो टेंशन क्यों ले रहे हो? कुछ नहीं है इसमें। सही तो है। कल्पेश। इसका आंसर दे दिया देखो, 11 सितंबर को। भाई यार, सही तो दिया है तो फिर क्यों यहाँ पे? देखो, ऐसे कंपाउंड दिया गया है। NH2 है, ये NO2 है। यहाँ पे दिया गया है CH2CH3 और ये दिया गया है CH3। ठीक है। इस कार्बन पे चेक करो, इस वाले कार्बन पे। यहाँ पे कौन है? नाइट्रो का N, यहाँ पे भी N। इसके बाद O, इसके बाद H, तो नंबर 1 ही आएगा, नंबर 2 ही आएगा। अच्छा, इन दोनों के लिए क्या होता है? पहले ये कार्बन है, पहला यहाँ भी कार्बन है। इसके बाद कौन है? हाइड्रोजन है। इसके बाद कौन है? कार्बन है। तो इसको नंबर 1 मिल जाएगा, इसको नंबर 2 मिल जाएगा, कहानी खत्म। और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो ट्रांस। फालतू क्वेश्चन है क्या है इसमें? सिंपल ना, ये कार्बन के साथ कार्बन, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, तो ये हो गया ना फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये खत्म कहानी। अच्छा, पूर्वजा अंकलेश्वर में रहते हैं, सूरत के पास। तो वो केमिस्ट होंगे, केमिस्ट वाले हैं क्या? इस इंडस्ट्री में है क्या? हाँ, क्लास में, रेगुलर क्लास में पढ़ाता हूँ। मैंने कार्बन के बाद लिया था तो कंफ्यूज था। नहीं 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 नहीं, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद कार्बन। ये कार्बन के बाद हाइड्रोजन नहीं देखते ना, क्योंकि इससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है ये। तो कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ही है, या तो 2 हाइड्रोजन एक कार्बन, तो यही नंबर 1 आएगा ना। भूल जाओ, और कुछ है ही नहीं इसमें, फालतू वाला ही है। सीए रूल। ओके, वेरी नाइस पूर्वजन, करेक्ट। ठीक है, चलिए। आज रुके यहाँ तक। हाँ, तो हमारे कुछ हुआ नहीं, मगर कल हम करते हैं। 3 दिन में खत्म करना है हमें। एमओटी शुरू करते हैं कल। सर, अहमदाबाद को ग्रीनिश है, सब कुछ नहीं, इतना ग्रीन नहीं है। अहमदाबाद है इतना, नासिक जितना है, महाराष्ट्र जितना ग्रीन नहीं। सर, मेरी सिस्टर जीजा जी सूरत में रहते हैं। अच्छा, सूरत में 1 साल पढ़ा है मैंने। आकाश में था तो सूरत में पढ़ा है मैंने। और उससे पहले अहमदाबाद आकाश में था मैं। 2 साल वहां पे पढ़ा है मैंने। वो पता नहीं वगैरह हमारे। अच्छा सर, वी हैव टूर इन गुजरात। अच्छा, इज देयर समथिंग नेम्ड बिजनौर? बिजनौर इज क्या? बिजनौर क्या? बिजनौर तो राजस्थान में। सर, वेयर डू यू लिव नाउ? अशोक स्तंभ पे भी सिखाते हो? नहीं, पंडित कॉलोनी और कॉलेज। पंडित कॉलोनी कॉलेज पे सिखाता हूँ मैं। ओह, थैंक यू।
गुजरात इज फैंटास्टिक, सही सही। बिजनौर नाम की सिटी भी है यूपी में, पता नहीं यार। बिजनौर मेरे ख्याल से यहाँ पे है, बिजनौर होगा शायद यूपी में, मगर मैं नहीं रहा, कभी यूपी रहा ही नहीं मैं। आई नेवर विजिटेड माई एंसेस्ट्रल प्लेस, कभी नहीं गया मैं, नेवर। मैकेनिकल के लिए हम्म, रुड़की। रुड़की ज्यादा अच्छा है, मैकेनिकल के लिए रुड़की अच्छा है, सिविल के लिए रुड़की अच्छा है, कंप्यूटर्स के लिए मुंबई आईआईटी अच्छा है, मद्रास आईआईटी जो है वो भी कंप्यूटर्स वगैरह के लिए अच्छा है, दिल्ली आईआईटी सबके लिए अच्छा है, दिल्ली आईआईटी इज गुड। मुंबई आईआईटी ज्यादा क्रेज रहता है, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर साइड वालों को ये ज्यादा पसंद आता है मुंबई। ठीक है, चलो। तो आज रुके बेटा यहाँ पे, वैसे भी 10:40 हो गई है, आप लोग और लेक्चर भी है, तो आज रुकते हैं, कल वापस मिलते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।